नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समाज शास्त्र बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों अभी एक सेशन हमारा इससे पहले हो चुका है। आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे समाज शास्त्र का परिचय। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये हमारा एक ऐसा पार्ट है जो समाज शास्त्र के बिल्कुल जीरो से बात करता है, अर्थात ये कि समाज शास्त्र की बेसिक से बेसिक जो भी टर्म हो सकती है वहां से ये हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो दोस्तों बेसिकली आज जो हम बात करेंगे उस चर्चा के अंतर्गत समाज शास्त्र का सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों हम समाज शास्त्र का सबसे पहले अर्थ देखेंगे। उसके तुरंत बाद में विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे, साथ में इसकी विषय वस्तु पर भी फोकस करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, और मैं स्टार्ट करूं सेशन को उससे पहले बता दूं कि दोस्तों ये जो हमारा सेशन चल रहा है ये बीए प्लस एमए दोनों छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो बिल्कुल निसंकोच होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी के लिए प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल के अंदर जाइए और ये प्लेलिस्ट ढूंढिए अपने सब्जेक्ट की, और उसके अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने टॉपिकों को अपने सिलेबस के साथ मैच जरूर कर ले। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप सभी को पता ही है कि अभी जो फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है, इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम फर्स्ट टॉपिक को अभी तक क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड टॉपिक पर, जिसमें हम समाज शास्त्र के अर्थ, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु और महत्व, इन सब पर चर्चा करेंगे, सामान्य सी चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं टॉपिक का में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमें चार विशेष बिंदुओं पर फोकस करना है, चार बिंदुओं पर फोकस करना है। इसमें सबसे पहले हम समाज शास्त्र की सामान्य सी एक भूमिका को देखेंगे, जिसे हम व्याख्या के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम समाज शास्त्र का अर्थ देखेंगे और विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसके बाद दी गई परिभाषाओं को, और साथ साथ में विषय वस्तु भी देखेंगे। ठीक है, ज्यादा लेंदी आज का टॉपिक नहीं होगा, एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है। बस एक बात समझते हुए चले दोस्तों, आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक लेक्चर में, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही हम आपको जो है कुछ जो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके दिमाग में ये बना रहे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे समाज शास्त्र का अर्थ। ठीक है, समाज शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा प्रथम प्रश्न के अनुसार। सेकंड प्रश्न में है इसकी विषय वस्तु, और थर्ड प्रश्न में है दोस्तों अध्ययन क्षेत्र। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता दूं दोस्तों, हमारे आज के इस टॉपिक में इस अध्ययन क्षेत्र को हमने स्किप किया हुआ है। अध्ययन क्षेत्र, चूंकि कारण यह है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो भी, और इसके अलावा भी दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर एक बार आप इसके अध्ययन क्षेत्र को पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें से हमने उन चीजों को हटा दिया है जो समझाने के लायक ही नहीं थी, आसानी से आप समझ सकते हैं, और कोई वहां पर कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। आप ये तीन अर्थ, परिभाषा, भूमिका, अर्थ, परिभाषा और विषय वस्तु पढ़ने के बाद में इसका अध्ययन क्षेत्र आप स्वयं सेल्फ स्टडी के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों भूमिका की। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिका की। तो भूमिका के अंतर्गत देखिए सबसे पहले चलिए देखिए इसमें सैद्धांतिक रूप से समझने के साथ साथ में इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझते चलिए। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। समाज शास्त्र क्या है, भूमिका में क्या बोलते हैं हम, जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक की सामान्य सी बातें, जो उसका सारांश निकलता है उसके बारे में हम भूमिका में बात करते हैं, है ना। समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र और कुछ नहीं बल्कि समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। क्या है, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। समाज शास्त्र का अतीत, अब जरा यहाँ फोकस कीजिए दोस्तों। समाज, देखिए जो बेसिक टर्म होती है ना उनको विशेष करके आप याद करें, टर्मों को अर्थ याद करते हुए चले, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या कहा गया है कि समाज शास्त्र का अतीत तो बहुत पुराना है, परंतु समाज शास्त्र का जो इतिहास है वो ज्यादा पुराना ना होकर के नवीन है, मतलब नया है, मतलब संक्षिप्त है। देखिए इतिहास इसका कैसा है, संक्षिप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ कि समाज शास्त्र का अतीत अर्थात ये कि जब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि भारत की इस भूमि पर हजारों साल पहले मानव सभ्यता को जन्म दिया जा चुका है।
ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि समाज शास्त्र का जो अतीत है, समाज की परंपराओं का, समाज की लाइफ स्टाइल का जो एक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत पुराना है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास किसको कहेंगे, जिसमें दोस्तों हमारे पास स्पष्ट उसके प्रमाण हो, स्पष्ट प्रमाण हो, लिखित में प्रमाण हो, तो ऐसा इतिहास हमारे पास ज्यादा पुराना ना होकर के एक नया है। इसीलिए कहा है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इसका अतीत बहुत पुराना है, जबकि इसका इतिहास नया है, अर्थात संक्षिप्त है। समाज का अध्ययन करने के लिए वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे विज्ञान है, वो प्राचीन समय से रहे हैं। जैसे समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ये राजनीति, ठीक है ना, मनोविज्ञान, इतिहास, तो ये सब क्या है, ये भी तो समाज का ही अध्ययन करते हैं ना। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो भले ही अर्थशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, परंतु समाज के सिर्फ एक भाग का अध्ययन करता है। कौन सा भाग है वो, अर्थ का, अर्थशास्त्र का। आर्थिक क्षेत्र जो है समाज का, आर्थिक जो पक्ष है समाज का, सिर्फ उसका अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। उसी तरह से जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास समाज के सिर्फ इतिहास वाले पक्ष का अध्ययन करेगा। राजनीति की बात करेंगे तो वो राजनीतिक पक्ष की बात करेगा, है ना। तो अब ऐसी परिस्थिति में हमें एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता थी जो इन सभी क्षेत्रों का, अर्थात कि मानव के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन कर सके। एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता थी। तो ऐसे ही विज्ञान की उत्पत्ति को कहा हमने समाज शास्त्र। क्या कहा दोस्तों, समाज शास्त्र। एक ऐसे ही विज्ञान की आवश्यकता थी जो प्रत्येक मानव के प्रत्येक पक्ष का, प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन कर सके, और वही उसी विज्ञान को हमने क्या कहा, समाज शास्त्र कहा। और इस समाज शास्त्र की, इस प्रकार के एक समाज शास्त्र अर्थात समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों इसका श्रेय जाता है फ्रांसीसी विद्वान श्री ऑगस्ट काम्टे को। किसको जाता है, फ्रांसीसी विद्वान श्री ऑगस्ट काम्टे को। तो जी हाँ, ऑगस्ट काम्टे ही वो विद्वान है जिन्होंने इस दुनिया को पहली बार समाज शास्त्र के विषय के नाम से दुनिया को परिचित करवाया। सबसे पहले अगर किसी ने समाज शास्त्र का नाम लिया तो वो श्री ऑगस्ट काम्टे ही है दोस्तों। क्लियर है। और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर ऑगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों श्री ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है। क्लियर है क्या, इतना सिर्फ भूमिका की बात हुई है एक सामान्य शब्दों में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके अर्थ की, अर्थात समाज शास्त्र अर्थात समाज का अध्ययन करने वाली विज्ञान के अर्थ की हम बात करेंगे। और जब हम इसके अर्थ की बात करेंगे दोस्तों, तो समाज शास्त्र का अर्थ हम दो परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे। एक देखेंगे सामान्य परिचय अर्थात सामान्य अर्थ, और एक देखेंगे शाब्दिक अर्थ, मतलब समाज शास्त्र जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सामान्य अर्थ की। तो जब सामान्य अर्थ के अंतर्गत अगर दोस्तों बात करें, तो समाज शास्त्र ज्ञान की अन्य शाखाएं जो होती उनकी तरह एक स्वतंत्र शाखा है। अब कहने का अर्थ क्या है, समाज के विशेष पक्षों का अध्ययन करने वाले अन्य विज्ञानों की तरह ही समाज शास्त्र भी एक स्वतंत्र विज्ञान है। जैसे जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र समाज के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है बिना किसी का सहारा लिए, है ना, अपने आप में स्वतंत्र है अर्थशास्त्र। उसी प्रकार से समाज शास्त्र भी समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करने वाला एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में यहाँ जाना गया है, अर्थात कि ये भी एक स्वतंत्र शाखा है। कौन, समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र का जो संबंध है दोस्तों, वो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों से है। किस किस से, प्राकृतिक विज्ञान से भी है और सामाजिक विज्ञान से भी है। अब क्यों होगा ऐसा, भाई समाज शास्त्र का जो संबंध है वो प्राकृतिक विज्ञानों से भी है और सामाजिक विज्ञानों से भी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक समाज शास्त्र जो अध्ययन करता है वो मानव का अध्ययन करता है, मानवीय समाज का अध्ययन करता है। अब चूंकि समाज में मानव रहते हैं जो कि जीवित प्राणी है ना। अब जीवित प्राणी प्राकृतिक भी होता है, प्राकृतिक होता है। भाई प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक वस्तु की उसको आवश्यकता होती है। अब चूंकि प्रत्येक प्राणी एक विशिष्ट समाज से जुड़ा हुआ है,
तो उस समाज का जो अध्ययन करने वाले विज्ञान है उनसे भी संबंध रखता है समाज शास्त्र। इसको अन्य शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो कि समाज शास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक प्रत्येक विज्ञान के साथ संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि समाज शास्त्र ही एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है, प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। तो इसका दोस्तों, इसका समस्त विज्ञानों से, अन्य विज्ञानों से भी संबंध होते हुए भी ये अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है। और ये नवीन मौलिक और सामाजिक विज्ञान है जो हमें मानव समाज की विभिन्न अवधारणाओं से परिचित कराती है। तो बस इतनी सी बात जरूर आप लोग याद रखें कि समाज शास्त्र जो अवधारणा है दोस्तों, वो नवीन अवधारणा है। समाज शास्त्र क्या है? नवीन अवधारणा है। क्यों? पहले ही हमने भूमिका में ही देख लिया था कि समाज शास्त्र का जो अतीत है वो तो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, परंतु इसका इतिहास है वो संक्षिप्त है, अर्थात नया है। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि समाज शास्त्र की जो अवधारणा है, जो समाज शास्त्र है, ये एक नई अवधारणा है जो हमें समाज के प्रत्येक पहलू से परिचित करवाता है। क्लियर है? चलिए, सामान्य अर्थ क्लियर हुआ दोस्तों? अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज मुझे बताते चले, बताते चले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। जी हाँ, दोनों अर्थ बहुत जरूरी है। अगर दोनों अर्थ अगर आप एग्जाम में लेकर आते हैं तो एग्जामिनर पे इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, आपकी आंसर राइटिंग का विशेष प्रभाव पड़ता है ना? सामान्य अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया है। और सामान्य अर्थ में दो तीन बातें बस आपको याद रखनी है कि ये एक समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और अन्य विज्ञानों की तरह ही ये एक स्वतंत्र विज्ञान है जो कि प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों से संबंध रखता है। ठीक है। और ये समाज शास्त्र की जो अवधारणा है वो एक नई अवधारणा है जो समाज के प्रत्येक पहलू से हमारा परिचय करवाती है। दैट्स क्लियर है? चलिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो सोशोलॉजी, अब ये तो पता ही आपको, समाज शास्त्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोशोलॉजी, सोशोलॉजी बोलते हैं ना। तो ये जो सोशोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है लैटिन शब्द से मिलकर और एक बना है दोस्तों ग्रीक शब्द से मिलकर। किस किस से? लैटिन शब्द से मिलकर और एक ग्रीक शब्द से मिलकर, है ना? लैटिन शब्द में कौन सा था दोस्तों? तो वो था सोशियस। कौन सा था? सोशियस। और सोशियस का मतलब क्या होता है? समाज। क्या मतलब होता है सोशियस का? समाज, जो कि लैटिन वर्ड है। वहीं एक ग्रीक भाषा का एक अन्य शब्द था जिसका नाम है लोगस। क्या नाम है? लोगस। और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। अब यह जरा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग कि सोशोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है? लेट सोशियस और एक लोगस। और सोशियस का अर्थ होता है समाज, वहीं लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो दोनों शब्दों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ये बन जाएगा समाज का विज्ञान। ठीक है ना? समाज का विज्ञान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र एक वो विज्ञान है जो समाज के बारे में अध्ययन करता है। बस क्या याद रखना पड़ा यहाँ पर? रटने की क्या आवश्यकता है भाई? समाज शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशोलॉजी बोलते हैं। ये जो समाज शास्त्र है या सोशोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बस डिफरेंस याद आपको इतने रखना है कि एक शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और दूसरा शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है मेरे दोस्तों? तो वो लिया गया सोशियस। और ग्रीक भाषा से कौन सा? लोगस। जो हम सोशियस की बात कर रहे हैं, सोशियस का मतलब समाज होता है, वहीं लोगस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। तो इसे समाज का विज्ञान, तो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है। इसमें कुछ नहीं समझने वाली कोई चीज है क्या? बताइएगा, कोई नहीं समझने वाली कोई इसमें ऐसा टर्म आई है क्या जिसको हम समझने में कुछ भी कठिनाई महसूस करते हो? बताइएगा आप लोग। एक बार और पढ़कर देख लीजिए, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। आप लोग रीड कर लीजिए। यार स्टूडेंट्स को कितनी बार बोले कि बिना परमिशन लिए, बिना व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म किए कॉल ना किया करे, परंतु फिर भी पता नहीं यार क्यों आप लोग समझते नहीं हो। पता इस कारण से मैंने ना अब जो है आपको व्हाट्सएप और कॉल दोनों फैसिलिटी अब देना बंद कर दिया है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चरों से भाई ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा आपके। यार कॉल से आप स्पष्ट प्रत्येक लेक्चर में हम आपको बताते भी रहते हैं कि यार ऐसे कॉल ना किया करें, पहले कॉल दे ताकि आपको, अब जब ये लेक्चर ले रहे हैं अभी कॉल किया, पता क्या होता है? मोबाइल बजता है ना तो पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पूरा हम प्लेटफॉर्म ही छोड़ देते हैं यार।
ना, तो ऐसे कॉल करके डिस्टर्ब ना करे, अन्यथा फिर ये फैसिलिटी बंद करनी पड़ेगी यार। अनुचित फायदा उठा रहे हो आप लोग। अब जिसको जरूरी काम होगा ना, उसका कॉल भी अटेंड नहीं कर पाते ऐसे, है ना, तो अन्य लोगों का नुकसान कर रहे हो आप। स्टूडेंट हो भाई, कुछ नियमों को फॉलो करना भी सीखो, जरूरी है वो, है ना। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में, भूलो मत ब्रह्मचर्य आश्रम में हो आप लोग अभी। चलिए, हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी परिभाषाओं की। तो परिभाषाओं में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं दोस्तों कि इसमें हम 4 प्रकार की परिभाषाओं की बात करेंगे, 4 प्रकार की परिभाषाओं की बात करेंगे। जिसमें प्रथम जो परिभाषा होगी, कौन सी प्रथम परिभाषा जो होगी, जिसको मैकाइवर तथा पेज ने दी है, वो परिभाषा, उस परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों हम सामाजिक संबंधों की बात करेंगे। 4 परिभाषाएं आपको यहां देखने को मिल रही है, और चारों परिभाषाओं का क्षेत्र अलग अलग है। खाली समझ लीजिए, सुन लीजिए, नहीं समझ आ रहा ना छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली सुन लो बस। आपको कितनी परिभाषा दिख रही है यहाँ पर? 1 2 3 4। चारों परिभाषाएं 4 अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखती है, इतना तो समझ आया। पहली परिभाषा जो है वो सामाजिक संबंधों की बात करती है। दूसरी परिभाषा में वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जाएगी। तीसरी परिभाषा में अगर हम बात करेंगे तो मानव की जो क्रियाकलाप है, आंतरिक अंतर क्रिया है, उनकी बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है, उनकी बात की जाएगी। चौथी जो परिभाषा है दोस्तों, वो चौथी परिभाषा सामाजिक जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बात यहाँ पर करेगा, ठीक है। सामाजिक घटनाओं के घटने, एक मिनट मोबाइल को बंद कर लेते हैं, बहुत बज रहा भाई मोबाइल भी। चलिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है ना। अब चारों परिभाषाओं को जरा एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर होता चले। पहले हम बात करेंगे मैकाइवर तथा पेज। देखिए, चारों परिभाषा याद रखनी है आपको, अगर अच्छे नंबर पाने हैं ना तो थोड़ी मेहनत हटके करनी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। एक सामान्य धारणा बनी हुई कि अर्थ परिभाषा, अर्थ याद करने के बाद में 1 या 2 परिभाषा रट लेंगे, दैट्स ऑल, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हटके करोगे तो हटके नंबर मिलेंगे। एक अंदर से मोटिवेशन जागता है कि यार मैंने इतना अच्छा प्राप्त किया है, अच्छा पाना है, थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, मेहनत में भी थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, है ना, जरूरी है, ठीक है। अगर पारंपरिक जो सोच है हमारी, उसके अनुसार चलेंगे तो हमें परंपरागत जो नंबर मिलते आए हैं अभी तक, वही परंपरागत नंबर हमें मिलते चलेंगे। और चूंकि बीए का तो इतिहास रहा है यार, है ना, 40%, 45%, 50%, 60% मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम। और अगर किसी को बीए के अंदर 70-80% मिल रहा है, तो समझ जाओ कि वो बंदा जरूर लाइफ में कुछ करके दिखाएगा। क्यों? बीए में 70 और 90%, 70 80 90% कभी भी रट कर नहीं आता, याद रखना, समझ कर ही आता है। बीए में जितना समझोगे उतना लिख पाओगे, उतना अच्छा कर पाओगे। थोड़ा सा हटके करना चाहिए, है ना, कंफर्ट जोन को थोड़ा सा गिव अप करो यार, छोड़ो उसको, कंफर्ट जोन को थोड़ा बाहर निकलो उससे, जरूरी भी है। चलिए, मैकाइवर और पेज जो कि सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, क्या बोलते हैं ये, कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। क्या है, इन्होंने क्या बोला मैकाइवर और पेज ने, कि जो समाज शास्त्र है वो समाज के संबंधों के विषय में है। मतलब समाज शास्त्र समाज के संबंधों की बात करता है, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। क्या है इसमें रटने जैसा? भाई समाज शास्त्र है वो समाज के संबंधों की बात करता है। संबंध क्या है? जो आपस में लोगों को एक जाल में फंसा कर रखता है, वो दैट्स ऑल, वो समाज है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन की बात की गई है, तो वो है गिडिंग्स के अनुसार। तो गिडिंग्स साहब ने क्या कहा है जरा समझिए, कि समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। तो गिडिंग्स साहब ने कहा है कि जो समाज शास्त्र है ना, उसमें समाज के प्रत्येक पहलू का क्रम अनुसार अध्ययन किया गया है, क्रम अनुसार, क्रम के आधार पर जो है उसकी व्याख्या की गई है। तो इस क्रम को जहां पर इन्होंने क्रम कहा, वहीं यहां पर एक वैज्ञानिक तथ्य जुड़ गया, जिससे इसका अध्ययन कैसा बन गया, वैज्ञानिक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जिन्सबर्ग साहब की। तो जिन्सबर्ग साहब ने क्या कहा, कि समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतर संबंधों की आवश्यकता और परिणामों का अध्ययन है। अर्थात ये कि समाज के अंदर जो मानव अपने समाज के अंदर जो कार्य करता है, आपस में एक दूसरे से संबंध बना करके जो क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों का ही परिणाम है ये समाज शास्त्र,
क्लियर है। नेक्स्ट है किम्बाल यंग के अनुसार, इन्होंने क्या कहा कि समाज शास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। भाई समाज शास्त्र समाज में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। चारों परिभाषाओं में क्या अलग है बताइए मुझे, क्यों याद नहीं रख सकते हो आप लोग? इजी है यार, कुछ भी तो नहीं है। शब्द देखिए इसके कितने आसान है ना। डिफिकल्ट टर्मोलॉजी मैं आपको देता ही नहीं हूँ यार, वो देता हूँ तो उस पर इतना डिस्कस करवा देता हूँ कि वो आपके लिए हलवा बन जाती है। भाई ऐसे याद हो जाता है वो चीज, कोई डिफिकल्ट टर्मोलॉजी होती तो। यहाँ क्या सिर्फ आपको ये नाम ही तो याद रखने हैं। ये मैकाइबर पेज को पता नहीं आपने हजारों बार इसको पढ़ा होगा, गिडिंग्स को पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, जिन्सबर्ग को नहीं पढ़ा क्या आपने? बताइए मुझे यार, सोशल पॉलिटिकल साइंस में तक पढ़ा आप लोगों ने। ये मैकाइबर पेज, जिन्सबर्ग, इनको कितनी बार पढ़ चुके? दो नाम आपके लिए नए आ रहे हैं, गिडिंग्स और ये किम्बाल, जिनको सिर्फ आप समाजशास्त्र पढ़ने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट समाजशास्त्र इसलिए। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलकर चले, थोड़ा सा भेटे ना तो दिमाग का ढक्कन खोलकर पढ़ा करें यार, जिससे थोड़ा सा ना ये अंदर घुसता चलेगा। वो जरूरी है दोस्तों, एना देखिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अध्ययन करते वक्त सिर्फ अध्ययन कीजिए और कुछ नहीं। यार कोई अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पूरी लगन से अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, बिना किसी लालच के, बिना कोई आपसे कोई भी चार्ज किए पूरी मेहनत कर रहा, तो उसको मतलब अनुचित रूप से क्यों ले रहे हो यार? उसको एक सकारात्मक रूप से लो ना। आपके सामने ये, मुझे बता दीजिए यार इसमें क्या कमी है बताइए, इस पूरे डाटा में क्या कमी है? और पूरी ईमानदारी से बताना, जो आप नोट्स बनाते हो क्या इतना डाटा भी पुटअप करते हो उसके अंदर? और अगर कोई इंसान करता होगा ना, तो मैं गारंटी साथ लिखता हूँ, बोलता हूँ दोस्तों कि 1 या 2 यूनिट बस वहां तक नोट्स बनाएगा, उसके बाद छोड़ देगा। एग्जाम के 3 दिन पहले उसको याद आएगी कि मुझे पढ़ना था। सीरियस हो जाइए, अच्छे से पढ़िए, है ना। डाटा आपको सफिशिएंट, बहुत प्यारा डाटा मिल रहा है आपको। काफी एनालाइज करने के बाद में दोस्तों ये सब लाता हूँ। बुक से पढ़ता हूँ, पहले सीरीज देखता हूँ, सीरीज के बाद में कोई बुक का सहारा लेते हैं, वहां पर भी संतुष्ट नहीं होते तो उसको और आसान करने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। इसके बाद में कंबाइंड डाटा, कहीं कंबाइंड होता है, कहीं पूरा गूगल का भी हो सकता है, किसी सीरीज का हो सकता है, सबका कंबाइंड करके जो आपके लिए आसान होता है ना, वो छाटकर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। वो हाथों से पहले लिखता हूँ, नोट्स के अंदर नोट्स बनाता हूँ हाथों से लिखकर, उसके बाद टाइपिंग वाले को देकर टाइप करवाता हूँ यार। ये तो थोड़ा सा है ना, थोड़ी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने भूमिका, जो सीरियस पढ़ रहा है वो बंदा बिल्कुल भी फोकट की बकवास समझे, इस चीज को कोई ध्यान ना दे, लेकिन वो किसके लिए थी ये बातें वो अच्छे समझ चुका है अभी तक। ठीक है, चलिए। समाज शास्त्र की विषय वस्तु, इससे पहले हमने अर्थ, भूमिका देखी, अर्थ देखा, परिभाषा देखी, सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष हम खत्म कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु को हम शुरू करें उससे पहले इसके बारे में व्यवहारिक रूप से समझ लो कि विषय वस्तु होती क्या है, अन्यथा फिर आप रटने वाली स्थिति आ जाएगी आपकी। विषय वस्तु और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि समाज का अध्ययन करते हैं। कौन करता है भाई? समाज शास्त्री। ठीक है ना। समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्री जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसी को यहां पर विषय वस्तु कहा जा रहा है। उसी को क्या कहा जा रहा है? विषय वस्तु कहा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके अगर हम समझे तो हम इसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि आप में से किसी एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिला कि लोधाजी कोचिंग क्लासेस के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, आपको इस कोचिंग क्लासेस की स्टडी करने का आपको एक जो है एक प्रोजेक्ट मिला है। अब आप क्या करोगे? या तो डायरेक्टली आप मुझसे आकर के संपर्क करोगे, डायरेक्ट मुझसे पूछोगे। लेकिन अगर ये फैसिलिटी आपकी ब्लॉक कर दी जाए कि मैं आपसे कोई संपर्क ना करूं, तब उस स्थिति में क्या करोगे आप? तो आप संस्थान में आओगे, आकर के आप सबसे पहले क्या करोगे? संस्थान के स्टूडियो के बारे में बात करोगे, उसके बारे में लिखोगे। इसके बाद में कैमरा की क्या फैसिलिटी है, किस प्रकार से कौन कौन संसाधनों का प्रयोग करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इन सारी बातों पर आप अलग अलग से अपने एक जो है व्याख्या करोगे, अलग अलग से नोट्स तैयार करोगे। तो जहां पर आपने कैमरे की बात की, जहां पर आपने सिस्टम की बात की, जहां पर आपने स्टूडियो की बात की, या स्टूडियो में इस्तेमाल हो रहे विभिन्न संसाधनों की बात की, तो ये सब क्या है? ये इस कोचिंग संस्थान का अध्ययन करने वाली विषय वस्तु ही तो है। ठीक है ना। तो समाज का अध्ययन करने के लिए भी समाज शास्त्रियों को कुछ पार्ट्स की तो आवश्यकता लगती होगी ना। भाई जब समाज का अध्ययन करना होगा किसी समाज शास्त्री को,
तो वो किस किस विषय वस्तु का सहारा लेगा, किस किस किन किन तत्वों का सहारा लेगा, जिनके आधार पर समाज का अध्ययन करेगा। क्लियर हुआ विषय वस्तु क्या होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़िए, सिद्धांतिक पढ़िए। समाज शास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री उन विषयों से संबंधित है जिन्हें सामान्यतः समाजशास्त्री अध्ययनों में शामिल करते हैं। ये यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, जो अध्ययनों में शामिल, कौन शामिल करता है, समाजशास्त्री। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में विद्वानों में एकमत नहीं है, विभिन्नताएं हैं, लेकिन जो अधिकांश समाजशास्त्री है वो समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं प्रक्रियाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, सामाजिक नियंत्रण को, सामाजिक परिवर्तन को शामिल करते हैं। तो अधिकतम जो समाजशास्त्री है वो इन विशिष्ट क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं और इनको समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन कौन से, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, ये कॉमन विषय वस्तु है जिनको अधिकतम समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के दौरान स्वीकार किया है। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, कुछ विद्वानों को हम यहाँ पर लगभग 3 विद्वानों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जिन्सबर्ग। तो जिन्सबर्ग साहब ने समाज शास्त्र का अध्ययन, समाज का अध्ययन करते वक्त कौन कौन सी विषय वस्तु का सहारा लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक स्वरूप शास्त्र का, उसके बाद सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्याधिकी, ये 4 टर्मों का इन्होंने प्रयोग किया था। इन 4 विषय वस्तुओं को शामिल किया है। चारों विषय वस्तुओं को दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका डिटेल नहीं दिया है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो ये टर्म को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात कीजिए आप लोग सामाजिक स्वरूप शास्त्र की। क्या सामाजिक स्वरूप शास्त्र, तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र का अर्थ होता है समाज का स्वरूप या आकार निर्धारित करने वाले तत्व। क्या होता है, समाज का, अरे वो तत्व या समाज के वो अंग जो समाज का स्वरूप निर्धारित करते हो या समाज का आकार निर्धारित करते हो, उनका अध्ययन यहाँ पर जिन्सबर्ग साहब ने किया है इसकी विषय वस्तु के रूप में। और वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे जनसंख्या के गुण या जनसंख्या का आकार, है ना। सामाजिक स्वरूप शास्त्र में समाज का आकार की बात कर रहा है ना, स्वरूप की बात कर रहा है कि कैसा स्वरूप समाज का होगा, कैसा आकार होगा। तो ये सब किस पर निर्भर करता है भाई, समाज, जो मनुष्य के समाज के जो गुण है उस पर, समाज का आकार है, जनसंख्या का आकार है उस पर। ठीक है ना। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण मतलब समाज के अंदर मनुष्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए, या मनुष्य जो है समाज के अंदर जो उनका व्यवहार है अन्य लोगों के साथ में वो व्यवस्थित बना रहे, उसके लिए उन पर कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं। कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं, और वो नियंत्रण किनके द्वारा लगते हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ प्रथाएं होती है समाज की, प्रथाओं के माध्यम से, कुछ धार्मिक प्रथाएं होती है, कुछ कानून होते हैं, परिवार होता है, इन सबके द्वारा ही तो नियंत्रण लगता है ना। तो उन नियंत्रणों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो नियंत्रण वो इनकी विषय वस्तु है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सामाजिक क्रियाएं की। सामाजिक क्रियाएं की, तो दोस्तों सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत समाज के अंदर मनुष्य और समूह के बीच में जो अंतः क्रिया पाई जाती है, जो व्यवहार होता है, जो संबंध होता है, उन संबंधों की यहाँ पर बात कर रहा है। अर्थात कि जिन्सबर्ग साहब ने सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत समाज के समूह और मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन को ही यहाँ पर विषय वस्तु में शामिल किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सामाजिक व्याधिकी। सामाजिक व्याधिकी, अब क्या मतलब सामाजिक व्याधिकी, टर्मोलॉजी को समझते चले, टर्मों को समझते चले। व्याधिकी का मतलब क्या हुआ, समाज का विकास करने में या समाज को सुचित रूप से, उचित रूप से संचालित करने में जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं को यहाँ पर व्याधिकी कहा है। अब समाज के सही साथ चलने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है भाई, बहुत सारी बाधा है। जैसे बाधाओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कई प्रकार के आज अपराध पनप चुके हैं, जैसे बाल अपराध होते हैं, निर्धनता है, बेकारी है ना, बेरोजगारी है। ये सब क्या है, ये समाज को संचालित होने में बाधाएं तो उत्पन्न करते हैं ना, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। उसी को यहाँ पर कहा है सामाजिक व्याधि की। तो इस सब का मतलब क्या हुआ, जिन्सबर्ग साहब जो है
किंस वर्ग साहब समाज का अध्ययन करते वक्त जो विषय वस्तु को शामिल करते हैं अपने अध्ययन में, वो ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले वो समाज के स्वरूप की बात करते हैं, समाज पर स्वरूप के बाद में समाज पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रणों के संसाधनों की बात करते हैं, उसके बाद में उनके आपस की क्रियाकलाप, और फिर बाद में लास्ट में जो भी बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं समाज के संचालन में, उन पर उनको अपनी विषय वस्तु इन्होंने स्वीकार किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे केरन साहब के अनुसार। तो ये जो केरन्स विद्वान है, जो समाजशास्त्री है, इन्होंने अपने अध्ययन में कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया है? सबसे पहले मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया इन्होंने। मानवीय क्रिया मतलब मानव की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। मानव की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें तो सामाजिक संगठन, भाई सामाजिक संगठन कौन कौन से होते हैं? सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सामाजिक संगठन में कल के लेक्चर में ही हमने देखा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? परिवार होती है ना। परिवार है, जाति है, धर्म है। तो ये सब क्या है? ये प्रजाति वगैरह, ये सामाजिक समूह संगठन, ये सब क्या है? ये समाज का संगठन ही तो है। ठीक है, तो इनका अध्ययन भी इन्होंने विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया कि समाज को अगर जानना है तो सामाजिक संगठनों को पहले जानना होगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में, आर्थिक संस्थाएं होती है, राजनीतिक संस्थाएं होती है, धार्मिक संस्थाएं होती है, इन संस्थाओं का अध्ययन भी जरूरी बताया है। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण पहले भी कर चुके हैं। समाज पर या व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। ठीक है, और किसके द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है? धार्मिक क्रियाओं के द्वारा, रूढ़ि प्रथाओं के द्वारा, कानून के द्वारा, परिवार के द्वारा, कई प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन पर कंट्रोल किया जाता है ना। सामाजिक परिवर्तन, कुछ ऐसी घटनाएं जो समाज का परिवर्तन करती है, समाज में परिवर्तन लाती है, ठीक है। कई प्रकार की, जैसे कि जैसे मान लो आर्थिक प्रगति होती है तो समाज में परिवर्तन आता है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति होती है, प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगर तरक्की होती है तो समाज की तरक्की होगी। सांस्कृतिक रूप से भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के क्षेत्रों का यहाँ पर अध्ययन किया था, और इसके बाद में हम बात करते हैं दुर्किम साहब के अनुसार। तो दुर्किम साहब ने 2 विषय वस्तुओं को शामिल किया अपने अध्ययन के दौरान, जिसमें सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र की बात यहाँ पर की गई है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत वही है जो हमने पहले पढ़ा था। सामाजिक स्वरूप शास्त्र मतलब इसमें समाज के स्वरूप और आकार की बात की गई है। और दूसरी इनकी विषय वस्तु है वो है सामाजिक शरीर शास्त्र, मतलब समाज रूपी शरीर थोड़ा सा समझ लेना। सामाजिक शरीर शास्त्र मतलब समाज एक शरीर के रूप में है। अब इस समाज का निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों की बात कर रहा है कि उन अंगों का अच्छे से अध्ययन हमको करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से अंग हो सकते हैं दोस्तों? कौन कौन से अंग होंगे? भाई पहला अंग होगा जैसे इनका धर्म, नीति, भाषा, कानून, परिवार, है ना। तो ये सारे जो अंग है, इन अंगों के द्वारा जो है इसकी समाज का निर्माण होता है, समाज रूपी शरीर का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये चारों चीजों को माफ करना, तीन चारों पॉइंटों को हमने अच्छे से कवर किया है। भूमिका में हम देख चुके हैं, अर्थ इसका, परिभाषा, 4 प्रकार की परिभाषा देखी। विषय वस्तुओं में हमने 3 विद्वानों की विषय वस्तुओं को शामिल किया है। सेशन तो बहुत लंबा था, परंतु फिर भी विषय वस्तु को हमने जो है डायरेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन करने से काफी आपका टाइम बचा दिया है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था विषय वस्तु में। अगर कहीं पर भी डिफिकल्टीज आ रही हो, चूंकि स्पीड थोड़ी सी शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैंने स्पीड से बोल दिया, अगर कहीं प्रॉब्लम आई हो तो एक बार थोड़ा सा उतना लेक्चर रिपीट करके, है ना, वापस रिप्ले कर ले, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीटली वो समझ आ जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा लेक्चर था, आसान सा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा सामाजिक शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। मतलब अब हम जो है देखिए, अभी हमने बोला था ना कि समाज शास्त्र का जो अतीत है बहुत पुराना, हजारों साल पुराना है, लेकिन जो इसका इतिहास रहा है वो नया है। तो उसी नए इतिहास की ही हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बस आपसे एक ही उम्मीद मेरी रहती है, क्योंकि अगर आप सेशन के एंड तक बने रहे हैं, मतलब आप कंटिन्यूसली हमको फॉलो कर रहे हैं और आप पूरी ईमानदारी से पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट है, तो मैं आप लोगों से ही जो है विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि बाकी लोगों से बोलने से कोई मतलब है नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ रहा है, बस उनसे एक मेरा यही जो है दोस्तों एक निवेदन है कि यार हम भी जब लेक्चर बनाते हैं तो काफी समय हमको भी लगता है इसकी पीपीटी तैयार करने में, डाटा निकाल कर पीपीटी तैयार करने में, फिर लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको देने में। उन सबके बदले आपसे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं, लेक्चर को अपलोड करते हैं, तो अगर
मतलब मान लीजिए कि एक दिन में या 24 घंटे के अंदर 100 या 200 व्यूज आ जाते हैं, कोई 100 या 200 स्टूडेंट देख लेते हैं, तो हमें भी अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार हमारे लेक्चर का कोई इंतजार कर रहा है। मतलब हम डिमोटिवेट कब हो जाते हैं कि जब कोई लेक्चर हमने डाला और मुश्किल से 20 30 50 स्टूडेंट उसको देखते हैं, उसके बाद में बस एक एक हफ्ता हो जाता है, 100 स्टूडेंट भी उसको नहीं देख पाते, नहीं पहुंच पाता 100 स्टूडेंट तक भी। तब हमें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट को वहीं रोक देना चाहिए, है ना, क्योंकि किससे प्रभाव में भी तो प्रभावित होना जरूरी है ना, मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए यार। ठीक है, तो बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि यार आप मत कीजिए लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए चैनल को सब्सक्राइब, कोई जरूरत नहीं है, कम से कम सेशन को शेयर कर दिया करें जिससे कि अधिकतम लोगों तक पहुंचे, है ना, किसी भी तरह से अधिकतम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। व्यूज पर ही पूरी सेशन डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कोशिश की थी कि सेशन थोड़ा शॉर्ट में निपटा ले, लेकिन फिर भी 30 मिनट से ऊपर तो निकल ही जाता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।